नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 विषय इतिहास के अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे। अब देखिए, हमने पढ़ा था कि पेशवा बाजीराव द्वितीय को हटाकर नारायण राव को होलकर ने पेशवा बना दिया। इस पर बाजीराव पेशवा द्वितीय नाराज होकर अंग्रेजों के पास गए और अंग्रेजों से सहायता मांगी थी। अंग्रेज इसी फिराक में थे, उन्हें मौका हाथ लग गया और उनका उद्देश्य है वो सफल होता दिख रहा था। तो देखिए, उस समय 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य अपने अंग्रेज साम्राज्य का प्रसार करना था। मराठों पर आक्रमण करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने अपदस्थ पेशवा के साथ वो बेसिन की संधि कर ली थी। अर्थात अंग्रेजों ने अपदस्थ पेशवा बाजीराव द्वितीय को वापस पेशवा बनाने के लिए उसके साथ उन्होंने वो बेसिन की संधि की थी। बेसिन की संधि हुई थी 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को। तो देखिए, बेसिन की संधि की प्रमुख शर्तें थी। नंबर 1, स्थायी रूप से एक अंग्रेज सेना पूना दरबार में रहेगी और जिसका वार्षिक खर्चा 26 लाख रुपए पेशवा द्वारा अंग्रेजों को दिया जाएगा। अपदस्थ पेशवा बाजीराव द्वितीय के सामने अंग्रेजों ने बेसिन की संधि 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में मांग रखी थी कि मराठों के पूना दरबार में एक अंग्रेज सेना रहेगी, जिसका जितना भी खर्च होगा वो सब अंग्रेजों को अंग्रेजों का खर्च वो मराठों को उठाना पड़ेगा। यह शर्त सहायक संधि की बाती थी, जिसमें अंग्रेजों को पेशवा के 26 लाख रुपए खर्च पर अंग्रेजों को एक विशाल सेना वो प्राप्त हो जाएगी और वह सेना पूना दरबार में रहेगी और उसका पूरा खर्च 26 लाख रुपए पेशवा वो अंग्रेजों को देगा। पेशवा ने इस बात पर भी सहमति दे दी। दूसरी शर्त, कंपनी की सहमति के बिना पेशवा न तो किसी से युद्ध करेगा, न ही संधि करेगा और न ही किसी यूरोपियन को अपनी सेना में रख सकेगा। कंपनी ने, अंग्रेजों ने पेशवा से शर्त रखी थी कि वे अंग्रेजों की अनुमति के बिना, कंपनी की अनुमति के बिना किसी यूरोपीय व्यक्ति को उनके दरबार में नहीं रख सकती, न ही उनके साथ मित्रता स्थापित कर सकेंगे और न ही अंग्रेजों की सहमति के बिना उनसे और भी कोई कार्य नहीं कर सकेंगे। अर्थात अंग्रेजों की सहमति से ही पेशवा यूरोपियन शक्तियों के साथ संधि या कोई समझौता कर सकेंगे। अंग्रेजों के मना करने पर कोई कार्य वो नहीं कर पाएंगे। तीसरी शर्त थी, अंग्रेजों ने बेसिन की संधि में अपदस्थ पेशवा को पेशवा बनाने के लिए कहा कि हमें सूरत शहर वो सौंपना पड़ेगा। अर्थात
सूरत शहर है वो किसको सौंपना पड़ेगा? अंग्रेज़ों को, क्योंकि सूरत एक समुद्री शहर था, बंदरगाह था और सूरत के पास व्यापार की अपार संभावना थी, इसलिए अंग्रेज़ सूरत को प्राप्त करना चाहते थे। तो उन्होंने बेसिन की संधि में ये शर्त है वो रख ली थी। चौथी शर्त थी कि दक्षिण के निजाम हैं, बड़ौदा के गायकवाड़ हैं आदि सभी के जो विवाद होंगे या कभी पेशवा निजाम व गायकवाड़ में कोई विवाद होगा तो वह विवाद अंग्रेज़ों की मध्यस्थता से सुलझाया जाएगा। मतलब अंग्रेज़ों की सहमति से सुलझाया जाएगा, बिना अंग्रेज़ों की सहमति के कोई मुद्दा है वो सुलझाया नहीं जाएगा। ये चौथी शर्त थी। पांचवी शर्त है, पेशवा ने निजाम के राज्य से चौथ वसूली का दावा है वो त्याग दिया। अर्थात पहले निजाम के राज्य से मराठे पेशवा चौथ वसूली करते थे, अब बेसिन की संधि के बाद जो पेशवा ने निजाम के राज्य से है वो चौथ वसूली का दावा है वो त्याग दिया। तो देखिए हमने बेसिन की संधि की जो ये 5 शर्तें पड़ी हैं और इन 5 शर्तों से ही स्पष्ट हो गया कि बेसिन की संधि जो हुई थी 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में, अंग्रेज़ इस संधि के माध्यम से मराठों को पूर्णतया ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन लाना चाहते थे और उसी लिए उन्होंने ये शर्त बाजीराव द्वितीय अपदस्थ पेशवा के सामने रखी और बाजीराव द्वितीय किसी भी तरीके से पुनः पेशवा पद प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उसने अंग्रेज़ों की प्रत्येक शर्त को है वो मान लिया। ठीक है। अब 1803 ईस्वी में बाजीराव पुनः अंग्रेज सेना के संरक्षण में पेशवा बन गया। G.S. सरदेसाई ने लिखा है कि बेसिन की संधि ने शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा स्वतंत्रता का अंत कर दिया था। इतिहासकार G.S. सरदेसाई ने लिखा है कि बेसिन की संधि ने शिवाजी द्वारा स्थापित मराठों की स्वतंत्रता का अंत कर दिया है। लॉर्ड केलकर ने लिखा है कि इस संधि ने अंग्रेजों को अंतहीन और विवादास्पद झगड़ों में फंसा दिया है। ठीक है। लॉर्ड केलकर ने लिखा है कि इस संधि ने अंग्रेजों को अंतहीन और विवादास्पद झगड़ों में फंसा दिया है और साथ ही 3 महान शक्तियों से शत्रुता में उलझा दिया है। अर्थात इस संधि ने अंग्रेजों को अंतहीन कर दिया, विवादास्पद झगड़ों में फंसा दिया और साथ ही 3 महान शक्तियों से शत्रुता में उनको है वो उलझा दिया था। अर्थात 1803 ईस्वी में जो अपदस्थ पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की शर्तें मानी थी, उससे शिवाजी के काल में स्थापित हुई मराठा स्वतंत्रता का है वो अंत देखने को मिला था। अब देखिए युद्ध शुरू हो जाता वापस। यह युद्ध मराठा सरदारों से उत्तर भारत व दक्षिण भारत में एक साथ लड़ा गया था। दक्षिण भारत में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व ऑर्थर वेलेजली जिसे ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के पास था, भोंसले ने अंग्रेजों से संघर्ष किया और गांव का युद्ध 1803 में पराजित होने पर भोंसले ने अंग्रेजों से देवगांव की वो संधि कर दी थी और उत्तर में जनरल लेक ने सिंधिया की राजधानी ग्वालियर पर अधिकार है वो कर दिया था। इस तरह इस युद्ध में अंग्रेजों ने उत्तर और दक्षिण के मराठों को एक साथ पराजित करने की योजना बनाई। तो देखिए भोंसले के साथ अरगांव का युद्ध हुआ
1803 में, और अरगांव के युद्ध के बाद भोंसले ने अंग्रेजों के साथ देवगांव की वो संधि कर ली थी। और उत्तर में जनरल लेक ने सिंधिया की राजधानी उस समय में ग्वालियर थी, उस ग्वालियर पर वो अधिकार कर लिया था। लासवाड़ी के युद्ध में पराजित होने पर सिंधिया ने दिसंबर 1803 ईस्वी में सुरजी अर्जुन गांव की संधि कर ली थी। कौन सी युद्ध में? लासवाड़ी के युद्ध में पराजित होने पर सिंधिया ने दिसंबर 1803 ईस्वी में सुरजी अर्जुन गांव की संधि है वो कर ली थी। संधि से गंगा जमुना की दोआब का प्रदेश अंग्रेजों के पास आ गया था और उसने अंग्रेज सहायक सेना रखना भी स्वीकार है वो कर लिया था। तो इस तरह उत्तर के सिंधिया व दक्षिण के भोंसले आदि मराठा नेताओं को अंग्रेजों ने एक साथ पराजित कर अपनी ताकत का लोहा है वो मनवा लिया था। अब देखिए द्वितीय संघर्ष चरण होता है 1804 से 1805। तो अंग्रेजों का अभी मराठा नेता होलकर से संघर्ष शेष था। अंग्रेज जब सिंधिया और भोंसले से युद्ध में व्यस्त थे, तब व्यस्तता का लाभ उठाकर होलकर ने जयपुर पर आक्रमण कर दिया और जयपुर के अंग्रेजों के साथ अच्छे संबंध होने के कारण इस आक्रमण से वे होलकर से नाराज हो गए और होलकर ने अपने क्षेत्र में नियुक्त 3 अंग्रेज अधिकारी विकर्स, डॉन और थान जो थे उनको मौत के घाट भी उतार दिया था। वेलेस्ली ने कर्नल मॉनसन के नेतृत्व में होलकर के विरुद्ध सेना भेज दी और जिसे होलकर ने मुकुंदरा के दर्रे राजस्थान में न केवल बुरी तरह पराजित किया वरन उसकी 5 बटालियन तथा 6 कंपनियां पूरी तरह से क्या कर दी थी? नष्ट कर दी थी। किसने? होलकर ने। और इसके बाद होलकर दिल्ली की ओर बढ़ा, लेकिन कर्नल लेक ने डिग के युद्ध में वह पुनः फर्रुखाबाद में होलकर को पराजित कर दिया और होलकर ने अपने मित्र भरतपुर के राजा सूरजमल की यहाँ शरण ली और लेक ने भरतपुर दुर्ग को घेर लिया किंतु अधिकार नहीं कर सका। जाटों व मराठों की वीरता से सहस्रों अंग्रेज सैनिक मारे जाने से अंग्रेजों का मनोबल टूट गया व कंपनी प्रशासन भी हिल गया और 1805 ईस्वी में कॉर्नवालिस को पुनः भेजा गया, लेकिन शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई और इसी वर्ष उसका उत्तराधिकारी जॉर्ज बार्लो जो था उसका उत्तराधिकारी, उसने मराठों के साथ शांति एवं संधि मैत्री की नीति अपनाने का निश्चय किया और नवंबर 1805 में सिंधिया से नई संधि की गई और जिसके अनुसार चंबल नदी को दोनों की सीमा मान ली गई। होलकर से संघर्ष अनिर्णित रहा, लेकिन इसकी शक्ति कम हो गई। अंग्रेजों व होलकर के मध्य जनवरी 1806 में राजपुर घाट की संधि हो गई और इससे होलकर को उत्तरी क्षेत्र के प्रदेश से अपना अधिकार है वो छोड़ना पड़ा था। अंग्रेजों ने होलकर को टोंक व रामपुर के क्षेत्र लौटा दिए और होलकर ने राजपूताने के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का भी वचन दे दिया था। तो देखिए अब द्वितीय चरण जो हुआ था 1804 से 5 में, इसमें जब होलकर ने देखा कि अंग्रेज फूट डालो राज करो की नीति कर रहे हैं, तो उसी दौरान होलकर ने जयपुर राज्य पर आक्रमण कर दिया और जयपुर राज्य है वो अंग्रेज़ों का मित्र राज्य था। इससे अंग्रेज नाराज़ हो गए तो उन्होंने एक बड़ी सेना भेजी, इससे होलकर नाराज़ हो गए और होलकर ने अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। और इसके बाद मुकुंदरा के दर्रे राजस्थान के पास होलकर व अंग्रेज़ों के बीच युद्ध हुआ और इसमें अंग्रेज बुरी तरह पराजित हुए। और उसके बाद पुनः जब कर्नल लेक ने डिग के पास होलकर को पराजित किया तो होलकर वहाँ से भागकर अपने
मित्र राज्य भरतपुर में सूरजमल जाट के पास जाकर के हैं वो छिप गए, शरण ले ली। और सूरजमल जाट जो थे भरतपुर के शासक, जिन्हें जाटों का प्लेटो कहा जाता है, उनको भरतपुर को पराजित करने के लिए लॉर्ड लेक ने गोली चलाई, तोपें चलाई, लेकिन इसमें अंग्रेज़ों को क्षति पहुंची। वे भरतपुर को जीत नहीं सके और अंत में इनके बीच में भी है वो संधि हो जाती है। अब है तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष 1817 से 1818। तो देखिए 1813 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बना और वह भी वेलेजली की तरह अंग्रेजी साम्राज्य के प्रसार का समर्थक था और भारत में अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित करना चाहता था। पेशवा ने अपने मंत्री तेमकम राव की सलाह से मराठा संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का प्रयास किया, लेकिन हेस्टिंग के निर्देशानुसार पूना में ब्रिटिश रेजिडेंट एल्फिंस्टन ने पेशवा को नई संधि करने के लिए बाध्य किया और 13 जून 1817 को की गई संधि के अनुसार पेशवा ने मराठा संघ के अध्यक्ष पद को है वो त्याग दिया। 5 नवंबर 1817 को दौलत राव सिंधिया के साथ भी नई संधि की गई और जिसके अनुसार पिंडारियों को सहयोग नहीं करने का वचन दिया गया। राजपूतों से सीधे संधियां करने का अधिकार उस समय में अंग्रेजों को सिंधिया से प्राप्त हुआ। पेशवा ने इस दिन पूना स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण कर दिया और रेजिडेंट एल्फिंस्टन ही तृतीय मराठा युद्ध एल्फिंस्टन को भागकर एक सैनिक छावनी में जाकर शरण लेनी पड़ी थी और इसके साथ ही तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध आरंभ हो गया और पेशवा के साथ होलकर और भोंसले भी रहे, जबकि सिंधिया व गायकवाड़ युद्ध से पृथक रहे। और फरवरी 1818 में अष्टी के युद्ध में पेशवा की अंतिम पराजय हो गई। अगर इसमें सिंधिया और गायकवाड़ पेशवा के साथ होते तो शायद ये अंग्रेजों को जीत का मौका प्राप्त नहीं होता। अब मराठा संघ का विघटन देखें तो 18 जून 1818 को मेलकाम ने पेशवा से संधि कर ली और इसके अनुसार पेशवा का पद समाप्त कर उसे 8 लाख रुपए की पेंशन देकर बिठूर कानपुर भेज दिया और 1852 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। भोंसले सीता बदल दी के युद्ध में और होलकर महिदपुर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए। अंग्रेज व होलकर के मध्य मंदसौर की संधि के साथ ही अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व स्थापित हो गया, अर्थात अंग्रेजों ने मराठाओं में फूट डाल दी और मराठाओं में फूट डालते हुए जैसे गायकवाड़ सिंधिया पेशवा को अलग अलग कर दिया ताकि अंग्रेजों का जो मतलब मनोबल बढ़ गया और अंग्रेजों की जीत हो गई। पेशवा को अपदस्थ करते हुए पेशवा पद समाप्त करते हुए जो 8 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन पर पेशवा को है वो बिठूर कानपुर है वो भेज दिया। तो इस तरह आंग्ल मराठा प्रथम द्वितीय तृतीय संघर्ष हुई और तीनों संघर्ष में अंग्रेज हैं वो अंत में सफल होने में कामयाब हुए और मराठा साम्राज्य पर भी इनका अधिकार है वो हो गया। धन्यवाद।